सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। आज बच्चों आपके गुरुजी एक बार फिर से उपस्थित हैं और आज का विषय है हिंदी प्रदर्शनी। हिंदी प्रदर्शनी प्रदर्शनी जो प्रायः प्रत्येक विद्यालयों में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है। कहीं कहीं प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्रायः प्रदर्शनी लगती है तो उसमें मुख्यतया साइंस और आर्ट की बात की जाती है। उसमें हिंदी और बाकी इस तरह के विषयों को प्रायः नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ शिक्षक भी ऐसे होते हैं या कुछ लोग इस मानसिकता के होते हैं जिन्हें लगता है कि हिंदी में ऐसा क्या प्रदर्शनी के योग्य है जिसे हम दिखा सकते हैं। तो आज हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर के यह देखने का प्रयास करेंगे कि वाकई कैसे हिंदी प्रदर्शनी को हम बेहतर ढंग से, आकर्षक रूप में, रोचक शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी हिंदी राजभाषा हिंदी प्रदर्शनी को बेहतरीन तरीके से आयोजित कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। जैसे इसके मुख्यतः 2 भाग हम लोग कर सकते हैं। एक तो है हिंदी साहित्य और दूसरा हिंदी व्याकरण। जब हम अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो उसको कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ भागों में कैसे? जैसे सचित्र जीवन शैली दिखा सकते हैं। किसकी सचित्र जीवन शैली दिखा सकते हैं? कोई भी कवि हो सकता है, कोई भी कथाकार हो सकता है, कोई कहानीकार हो सकता है, कोई उपन्यासकार हो सकता है, कोई नाटककार हो सकता है, कोई भी। वो चाहे कबीरदास हो, सूरदास हो, तुलसीदास जी हो, कोई भी हो। चाहे हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें, चाहे जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, सुमित्रानंदन पंत जी की बात करें, सूर्यकांत पाटिल निराला जी की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, है ना? या जो भी जिसका महादेव वर्मा की बात कर सकते हैं, आधुनिक कवियों की भी बात कर सकते हैं जिन लोगों को हम दिखाना चाहें, चाहे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों या वर्तमान में जैसे हम लोग कविता तिवारी हो गई, कुमार विश्वास हुए, इन लोगों की भी जीवन शैली को हम प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि आजकल वर्तमान परिदृश्य में इनका भी महत्व काफी बढ़ चुका है। तो उनकी जीवन शैली कैसे दर्शा सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने चार्ट पेपर एक लिया और उस चार्ट पेपर पर बढ़िया से उनका सुंदर सा चित्र तैयार किया और उसके बाद कम से कम शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए, है ना? और हम क्या कर सकते हैं? उनका जीवन, उनके जीवन से जुड़ी हुई मुख्य मुख्य बातें, चाहे उनकी रचनाएं रही हों, उनकी कुछ चंद पंक्तियां जिनको विशेष तौर पर हम लोग कोट कर सकते हैं वहाँ पर, जिससे देख करके पढ़ करके लगे कि हाँ यार इन्होंने क्या विशेष कार्य किया है, तो उसको भी वहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा आता है कहानी परिचय। सचित्र कहानी परिचय से क्या तात्पर्य होता है? सचित्र कहानी परिचय से तात्पर्य होता है कि हमने जैसे कोई कहानी ली, मान लीजिए हमने ईदगाह की कहानी ली। अब ईदगाह की कहानी को अगर हम चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि ईदगाह कहानी में जैसे हमने देखा कि एक बालक जो मेले में जाता है, वहाँ पर जाकर के उसको अपनी दादी की चिंता सता रही होती है, वहाँ जाता है और वह चिमटा खरीद करके लेकर के आता है। हम एक मेला दिखा सकते हैं, मेले का दृश्य, है ना, बना सकते हैं या कार्डबोर्ड इत्यादि की सहायता से हम बढ़िया से वहाँ पर बोर्डिंग भी कर सकते हैं। कार्डबोर्ड हो गया, हमारे घरों में जैसे पड़ा हुआ हो, कोई भी सामान आया हो, उसका खरीदा हुआ जो कार्डबोर्ड पड़ा हुआ हो उसकी कटिंग करके बढ़िया से हम वहाँ पर मेले जैसा बना सकते हैं। उसमें गुब्बारे बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें उससे तैयार किए जा सकते हैं। तो उसको बना करके हम लोग दिखाएंगे तो कहानी का परिचय हो जाएगा, है ना? कि कुछ बच्चे दिखाएंगे, मेला दिखाया जाएगा, कुछ लोग दिखाए जाएंगे, भीड़ भाड़ दिखाई गई, दुकानें दिखाई गई, चबूतरे दिखाए गए, है ना? तो उसके इस प्रकार से हम लोग चित्रों की सहायता से बढ़िया से आकर्षक प्रस्तुति दे सकते हैं जिसको देख करके ही लोगों के मन में जिन्होंने उस कहानी को पढ़ रखा है वो फिर से दोबारा बात याद हो जाए और जिन्होंने मान लो नहीं पढ़ रखा है तो वो लोग कम से कम उस कहानी को एक बार देख करके, पढ़ करके और उस कहानी से सीख ले सकते हैं। तीसरा होता है कॉमिक शैली या कार्टून शैली में अपनी बात को रखना। कॉमिक शैली क्या है? बहुत सारे लोग कॉमिक्स पढ़ा करते हैं। कॉमिक्स हो गया, उसमें क्या होता है, लिखा कम जाता है और चित्रों की सहायता से ज़्यादा अपनी बात को लिखी जाती है। या कार्टून, जैसे आजकल के बच्चे हैं कार्टून ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन शैलियों का भी प्रयोग करके कॉमिक और कार्टून की सहायता से भी हम बढ़िया से हिंदी साहित्य को हिंदी प्रदर्शनी में प्रस्तुत कर सकते हैं।
और ये आजकल के बच्चों के हिसाब से भी है तो उनके लिए रोचक भी होगा, है ना? उनके लिए उपयोगी भी साबित होगा और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किए जाने पर लोगों की अभिरुचि का माध्यम भी बन जाएगा। फिर आता है कवि सम्मेलन। काव्य गोष्ठी में कवि सम्मेलन ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि जब भी बात हिंदी की जाएगी तो बिना कवि सम्मेलन के भी एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी की प्रदर्शनी जो है वो अधूरी सी रह जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कवि सम्मेलन लगा सकते हैं 4-5 कवियों के द्वारा, या मान लीजिए ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं स्कूल में तो हम क्या कर सकते हैं कि 10 बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हैं, 2 ग्रुप बना सकते हैं और उन्हें अलग अलग समय पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए बांट सकते हैं। बढ़िया काव्य पाठ कराया जा सकता है। तो उसमें कई कवि बना दिए, जैसे मान लीजिए कि हमने जयशंकर प्रसाद जी को ले लिया, या श्रीकांत पाटिल निराला को ले लिया, या कबीरदास जी को ले लिया, या तुलसीदास जी को ले लिया, मीराबाई हुई, रसखान हुए, किसी को भी, है ना? तो कोई भी कवियों का 4-5 कवियों की एक गोष्ठी बनाई जा सकती है। जैसे बढ़िया चबूतरा वगैरह बना लिया घर अपने क्लासरूम के अंदर और वहाँ पर एक गोष्ठी तैयार करके उनको बैठा दिया, मंच दे दिया। जब भी अभिभावकगण आते हैं तो उनके समक्ष वो लोग बढ़िया से अपनी प्रस्तुति देंगे, तो उन लोगों को भी रोचक लगेगा, अच्छा लगेगा सुन करके काव्य पाठ। और ये हमारी जो हिंदी प्रदर्शनी है उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का एक माध्यम बन सकता है। फिर आता है साहित्य महल, साहित्यकार महल। साहित्य महल से तात्पर्य क्या है? साहित्य महल से जो मैंने यहाँ पर लिखा है उससे कहने का आशय ये हो जाता है कि हम लोग जैसे हमारा हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है ना, जैसे आदिकाल हो गया ना हमारा, वीरगाथा काल हो गया जिसको कहते हैं, या रीति काल हो जाए, या आधुनिक काल हो जाए, या किसी भी कालखंड, मुख्यतः जैसे भक्ति काल हमारा हो जिसे तो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा जाता है। तो हम किसी को भी ले सकते हैं और उस कालखंड में जितने भी कवि हुए, प्रमुख कवि, सबको तो समेटना असंभव सा है, तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिए जा सके उस कालखंड के कवियों को हम एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेकर के और उसमें तैयार कर सकते हैं। उनके नाम लिख करके, उनका समय लिख करके, कब से कब तक उनका समय था, तो वो चीज़ें हम लोग या समय के क्रम के अनुसार हम उनको दर्शा सकते हैं। तो वो भी एक बढ़िया सा एक घर, बड़ा सा एक महल टाइप का बना दिया और उसमें, है ना, अलग अलग कालखंड के कमरे बना दिए और उसके हिसाब से कवियों की वहाँ पर प्रतिलिपि लगा करके और सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत कर दिया। या जैसे होता है साहित्यकार वहाँ, जैसे किसी एक साहित्यकार को ले लिया, मान लीजिए कि हमने तुलसीदास जी को लिया। अब तुलसीदास जी को लिया तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम दर्शा सकते हैं। साहित्यकार का तुलसीदास महल हो गया और उसके अंदर हमने उनकी ढेर सारी जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं का नाम लिख दिया, चाहे उसमें रामचरितमानस की बात करें, चाहे विनय पत्रिका की बात करें, है ना, जो भी है, तो उनमें हम उनकी रचनाओं को लिख सकते हैं। ठीक है, या सूरदास जी की बात करें, उनका सुर सागर लिख ले, सुर सारावली लिख ले, साहित्य लहरी ले ले, या कोई भी जो भी जिस भी रचनाकार को हम लेना चाहें, चाहे हम प्रेमचंद जी का महल हमने बना दिया तो प्रेमचंद जी की रचनाओं को ले सकते हैं, है ना, चाहे उनकी कहानियां हो, चाहे उपन्यास हो, गोदान हुआ, गबन हुआ, कफन हुआ, दो बैलों की कथा हुई, है ना, नमक का दरोगा हुआ, कोई भी जो भी हम लोग उसमें दिखाना चाहें तो उनकी ढेर सारी रचनाओं को, अब क्योंकि 300 कहानियां हैं, 300 से ज्यादा कहानियां हैं, तो पूरा का पूरा प्रस्तुत कर पाना तो थोड़ा सा कठिन है। तो इस प्रकार से हम साहित्य के कुछ ज्यादा से ज्यादा भाग को अपनी प्रदर्शनी में शामिल कर सकते हैं। अब आती है बात सबसे महत्वपूर्ण, वो है राजभाषा। चूंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है तो उसका उद्भव और विकास भी दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, कैसे मिला, है ना, और किस प्रकार से हिंदी आज हमारी राजभाषा बन करके आगे बढ़ती चली जा रही है, उत्तर अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर अगर हम लोग व्याकरण भाग की बात करें, है ना, जैसे अभिकारी विकारी करके बांट दिया, तो विकारी में जैसे हमने दिखा दिया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना, उसके चारों भेदों को दर्शा दिया और इसके बाद क्या किया कि संज्ञा के भेद को दर्शाया। एक चार्ट पेपर लिया, किसी ने, एक ने संज्ञा को ले लिया, एक ने सर्वनाम को ले लिया, किसी ने क्रिया ले लिया, किसी ने विशेषण ले लिया, तो ऐसे करके हम उसको बढ़िया से 4 भाग में बांट दिए। अब उसमें संज्ञा दर्शाया, संज्ञा के भेद दिखा दिया। जैसे मान लीजिए हमने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब यहाँ पर आपने व्यक्ति बना दी, कोई इंसान बना दिया, जैसे मोहन हुआ, सोहन हुआ, गीता हुई, राधा हुई, नदी हुई, तालाब हुआ, है ना, किसी का जो भी है, गंगा नदी हो गई, या गंगा तालाब मान लो नाम रखा है, या हिमालय पर्वत हो गया। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए हम लोग इस प्रकार से संज्ञा को चित्रों की सहायता से दर्शा सकते हैं। फिर आता है सर्वनाम, मान लीजिए एक बड़ा सा पेड़ बना दिया, एक वृक्ष बनाया और उस वृक्ष की 6 शाखाएं बना दी, 6 ब्रांचेज हो गए, उन ब्रांचेज के सबको एक एक का नाम दे दिया सभी का,
है ना, तो उसमें सर्वनाम के भेदों को हम दर्शा सकते हैं। ऐसे ही विशेषण के चारों भेदों को हम चार उनके भुजाएं दिखा सकते हैं, चार हाथ दिखा सकते हैं, और ऐसे दिखा करके विशेषण को दर्शाया जा सकता है। ऐसे ही क्रिया के भेद को दर्शाया जा सकते हैं। इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण, जैसे अगर विराम चिन्हों की बात करें, है ना, विराम चिन्ह जिनका प्रयोग प्राय किया जाता है, कुछ प्रयोग में आते हैं लगातार, कुछ प्रयोग में आते भी नहीं हैं, और जो आते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका या तो ज्ञान ही नहीं है, या तो भूल चुका है धीरे धीरे, क्योंकि प्रयोग बिना होने के कारण चीजें धीरे धीरे भूल जाती हैं। तो एक प्रकार से उनके लिए रिमाइंडर का हो जाएगा, तो ये भी कभी काम की चीज होगी। विराम चिन्हों का हम बढ़िया से दर्शा सकते हैं, जितने हमारे विराम चिन्ह है बढ़िया सुंदर ढंग से, है ना, उन्हें दिखाया जा सकता है। प्रत्यय हुआ, उपसर्ग हुआ, समास हुआ, संधि हुई, रस हुआ, अलंकार हुआ, तो इन समस्त भेदों को बढ़िया से दर्शा सकते हैं। या अभिकारी की बात करें, तो अभिकारी में क्रिया विशेषण हुआ, संबंध बोधक हुआ, समुच्चय बोधक हुआ, विषयादि बोधक हुआ, जो भी उसके भेद हैं उन भेदों को भी हम वहां पर दर्शा सकते हैं। तो एक एक लेकर के, तो इससे बढ़िया सा एक ग्रुप तैयार हो सकता है, चाहे चार बच्चों की एक बढ़िया सी टीम तैयार हो सकती है, और उनको मिल करके एक बढ़िया सा हम लोग परियोजना कार्य कर सकते हैं, जिससे बेहतर ढंग से हिंदी प्रदर्शनी को प्रस्तुत किया जा सके, जो आने वाले अभिभावकों के लिए लाभकारी हो, उनके लिए ज्ञानवर्धक हो, उनके लिए रोमांचकारी हो, उन्हें लगे कि हाँ यार वास्तव में बेहतरीन ढंग से बच्चों ने परिश्रम किया है, उसको प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से चीजों को लेकर के हम दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको चित्रों की सहायता से दिखाऊं, तो जैसे हमने कुछ सोचा कि दिखाएं बच्चों को, तो मैं अभी एक बस ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था ऐसे ही। तो ये बड़ा रफली लिखा हुआ है, जो उतना सुंदर देखने में नहीं है। तो इनको अगर हम लोग देखें, जैसे हमने यहाँ समास लिखा, समास के हमने क्या किया, पेड़ बना दिया, एक बड़ा सा समास का घर मान लो बना दिया, उसके 6 भेद यहाँ पर ऐसे दर्शा दिए, उनके उदाहरण दर्शा दिए इसके साथ में, है ना। और इसको हम लोग पहेली भी कर सकते हैं, कोई क्विज किया जा सकता है, कुछ हम लोग क्वेश्चन लिख करके और प्रश्नोत्तरी की सहायता से पेरेंट्स के लिए एक जिज्ञासा का केंद्र बना सकते हैं। ढेर सारे प्रश्न करे जा सकते हैं, और हिंदी तो सबको आती है, अधिकतर पेरेंट्स को हिंदी आती है, हिंदी में किसी कोई असुविधा भी नहीं होती है। सामान्य से प्रश्न से संबंधित पूछे जा सकते हैं कि रामचरितमानस किसकी रचना है, सूर सागर किसकी रचना है ना। तो ऐसे करके जो मुख्य मुख्य कवि हो या मुख्य मुख्य जो रचनाएं हुई, उनको लेकर के प्रश्नोत्तरी तैयार की जा सकती है। संज्ञा पर प्रश्न पूछा जा सकता है, सर्वनाम पर प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये सब तो सामान्यतया लोगों को तैयार होता है। या संधि से संबंधित प्रश्न हो सकता है, रस और अलंकार से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। ये भी सबकी दिनचर्या का एक तरह से माध्यम बन चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमें कोई तक दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर हम लोग इन कुछ विधाओं को अपने थोड़ा सा विचार शैली में लाते हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं, थोड़ा इसकी मदद लेते हैं, तो इस प्रकार से हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो प्रदर्शनी होगी वो रोचक होगी, आकर्षक होगी, ज्ञानवर्धक होगी, मनोरंजक होगी, और लोगों के लिए लाभकारी होना, यही प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य होता है। कोई भी प्रदर्शनी लगाई जाती है तो उसका सीधा सा फायदा होता है, पेरेंट्स को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, स्कूल को मिलना चाहिए, मैनेजमेंट को मिलना चाहिए, टीचर्स को मिलना चाहिए, ये इसका उद्देश्य होता है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि अपनी प्रदर्शनी को भी और भी बेहतर तैयार करें, और बच्चों के लिए, सभी के लिए ज्ञानवर्धक बनाएं, लाभकारी बनाएं। और बाकी यहाँ इससे संबंधित यदि कोई जिज्ञासा होती है, कहीं कोई आवश्यकता महसूस होती है, तो हमसे संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद।